सो हे गाइस, नमस्कार, राम राम भाई सभी ने। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी बायोलॉजी रिवीजन के लिए। तो भाई आज पहली क्लास होने वाली है, थोड़ा सपोर्ट कर देना और अगर कुछ खामियां हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से, जिसकी शुरुआत की थी एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया के अंदर, और इन्हें भारत के अंदर एग्रीकल्चर या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक भी माना जाता है। दुनिया में एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि यूएसए अमेरिका से संबंधित थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध था ग्रेन प्रोडक्शन से। ग्रेन मतलब कि जो क्या बोलते हैं, अनाज उत्पादन से था। ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इसका वीट की फसल, गेहूं की फसल में। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पल्सेज और ऑयल सीड्स, जो कि दाल दलहनी फसलें हैं या तेलीय फसलें हैं, उनके अंदर। जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड है, ये दिया गया था विलियम गॉड के द्वारा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुए थे इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और गंगानगर राजस्थान में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने गेहूं पर शोध किया और ब्लैक रस्ट डिजीज़ ढूंढी, और फिर एक जीन का फॉर्मेशन किया जो इस डिजीज़ के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध और डेयरी उत्पादों से या मिल्क प्रोडक्शन से है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक वर्गीज क्यूरियन, यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन के वर्गीज क्यूरियन को जनक माना जाता है। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज क्यूरियन। एक डेयरी बोर्ड का गठन होता है आनंद गुजरात में, जिससे गए NDRI, ये इसके समकक्ष था करनाल हरियाणा के अंदर। ये NDRI की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। सो हम नेक्स्ट आते हैं मिल्क पर। तो भाई मिल्क क्या है? मिल्क कुछ ऐसा है कि मिल्क एक वाइट कलर का कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कैसिन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण ये वाइट होता है। ठीक है। और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के मेन सोर्स, यानी कि मुख्यतः इस मिल्क से हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं। जो कुछ भी देखो, आपने जैसे देखा होगा एक जब भी कोई बच्चे को जन्म देता है, पशु जानवर या मनुष्य, तो उसके मिल्क का कलर लाइट येलो होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन मिल्क होता है। ठीक है। या फिर उसमें वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रचुर मात्रा में होने के कारण वो लाइट येलो कलर का शो होता है। लेकिन उस दूध में कभी भी आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। एक मिनट, लाइट येलो कलर या येलो कलर दूध का किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। और मिल्क मीठा होता है लैक्टोज की प्रेजेंस के कारण। और मिल्क से दही बनता है लैक्टिक एसिड के कारण। मिल्क से दही, ये तो सभी को होता होगा, मिल्क से दही बनता है लैक्टिक एसिड के कारण। मिल्क क्या है? एक हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है भाई। और मिल्क में सभी प्रोटीन्स वो विटामिन्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है। मिल्क को एक संपूर्ण आहार के तौर पर भी माना जा सकता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन के तौर पर भी माना जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मछली उत्पादन से, और मछलियों का उत्पादन किया जाता है बेसिकली फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के लिए। ठीक है। फिश फिश से हमें, मछली से हमें क्या मिलता है? पहला खाना मिलता है, दूसरा मेडिसिन मिलती है, तीसरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिलती हैं। अब भाई बात आई खाने की, तो खाने में हमें ओमेगा फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और ये ब्रेन को, दिमाग को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। मेडिसिनल रूप में आपको मछली को देखा जाए तो इसमें लिवर कोड ऑयल मिलता है। ठीक है। लिवर कोड ऑयल क्या होता है भाई? ये जोड़ों के लिए, हेयर्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है। अगली बात आई कॉस्मेटिक्स में। तो कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग लुब्रिकेंट्स के तौर पर होता है, चिकनाहट देने के लिए। अब भाई अगला रिवॉल्यूशन, अब अगली क्रांति आती है राउंड रिवॉल्यूशन, जो कि आलू की से संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति, संबंधित है टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से। पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है ओनियन और प्रॉन्स, यानी कि झींगा रिवॉल्यूशन से। सिल्वर का संबंध है एग से, पोल्ट्री मुर्गी पालन से। येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है पल्सेस और ऑयल सीड से। बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यूज़ एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 10 की घात 14 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और 200 प्रकार के सेल्स होते हैं। सेल
इकट्ठे होकर सेल बेसिक यूनिट है भाई। इस बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बनाता है। ठीक है। अब भाई कार्य को विभाजित करने के लिए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। हर एक प्रकार के टिश्यू के लिए एक अलग ही प्रकार का फंक्शन होता है। ठीक है। मतलब कि पूरी बॉडी में 200 प्रकार के टिश्यूज़ हैं, तो वो 200 प्रकार के काम करते हैं। ठीक है। तो मुख्यतः 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का संबंध होता है मसल से, नर्वस टिश्यू का संबंध होता है नर्वस सिस्टम से या नर्व्स से। अब भाई एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी शरीर की जो परतें होती हैं, बाहरी परतें, और शरीर के आंतरिक ऑर्गन्स की परतों के फॉर्मेशन के लिए एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? तो स्किन में पाया जा सकता है या किसी भी चीज़ की बाहरी झिल्ली में पाया जाएगा। इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। बॉडी के ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करना। इसकी लोकेशन क्या है? स्किन, त्वचा में, मुंह में, एलिमेंट्री कैनाल में, आहार आहार नली में। ठीक है। लंग्स यानी फेफड़े में, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त शिराओं या धमनियों में। ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम ये होते हैं भाई फ्लैट और थिन। ये पत्ती के टाइप में होते हैं, समझ गए? इनमें न्यूक्लियस भी फ्लैट ही होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2D शेप में होते हैं, सिंपल। अब ये स्क्वेमस एपिथेलियम 2 तरह के होते हैं, सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है। सिंपल स्क्वेमस में ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि एक ही परत होती है इसके अंदर। स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी परतें होती हैं। सिंपल स्क्वेमस में देखो ये फ्लैट होते हैं, टाइल्स की तरह, मैंने बताया था ना, तख्ती की तरह। और इनकी जो लोकेशन है वो जो फेफड़ों की दीवार है उस पर, मुंह के ऊपर वाली झिल्ली या मुंह की दीवार है उसके ऊपर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यो स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये मल्टीपल लेयर्स के होते हैं और ये फ्लैट होते हैं, लेकिन तख्ती की तरह नहीं होते हैं भाई। ये होते हैं थोड़े से, सॉरी, ये तख्ती की तरह ही होते हैं। ठीक है। इसकी लोकेशन है ओइसोफेगस में और कॉर्निया में। फिर आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब ये क्यूबॉइड शेप के होते हैं, घन के प्रकार। घन नहीं भाई, हिंदी में पता नहीं यार क्या बोलते हैं। और इनका न्यूक्लियस है जो केंद्र का है वो सेंटर में होता है, एकदम बिल्कुल केंद्र में होता है। लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड्स में। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड में, लीवर में और यूरेथ्रा में। कोलुमनर एपिथेलियम ये होते हैं कॉलम शेप के। ठीक है। जैसे कि कॉलम बढ़ते हैं अपन पिलर की टाइप में, उस टाइप में। ठीक है। और इनका न्यूक्लियस भी सेंटर में होता है, बेस में होता है, सॉरी, बेस में होता है इनका न्यूक्लियस। और इसकी लोकेशन जो कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू है, इसकी जो ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में, स्टमक में और ओवरीज में। कनेक्टिव टिश्यू आ गया। कनेक्टिव टिश्यू ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है त्वचा, 2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, ये 1.5 kg का है। सबसे छोटा ऑर्गन है पिनियल ग्लैंड, और दूसरा सबसे छोटा ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। लॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक सबसे बड़ा अगर ऑर्गन की बात करें तो वो लीवर है, लेकिन सबसे बड़े ऑर्गन की ही बात करें तो वो त्वचा है। मैक्सिमम रेट ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की सबसे तीव्र गति कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर, पुनर्निर्माण की जो क्षमता है वो भी लीवर में ही होती है। मछली की पूंछ जैसे उगती है ना, वैसे लीवर रीजनरेट हो जाता है। और सबसे कम सेल विभाजन, कोशिका विभाजन होता है नर्वस सिस्टम में। और एक ऐसा ऑर्गन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी शेप में रहता है, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आता है, वो है आँख। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो भाई ये 2 ह्यूमन ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम होते हैं। ये मैट्रिक्स इज मोर, इसमें जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा होता है।
कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं: एरियोलर, एडिपोज, फिब्रस या फाइब्रस। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये लचीला होता है, ये दो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को जोड़ता है, समझ गए? ऑर्गन और टिश्यूज़ को जोड़ता है। इसका फंक्शन होता है रिपेयरिंग के लिए। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट से संबंधित है। ठीक है, और ये फैट सिंथेसिस में काम करता है, फैट को स्टोर करता है, टेम्परेचर और हीट रेजिस्टेंट होता है। एडिपोज, एडिपोज का मतलब भी फैट हो गया भाई एक तरह से। ये हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जो कि त्वचा की तीसरी लेयर होती है, तीसरी परत होती है हाइपोडर्मिस, सबसे नीचे वाली। ठीक है, और ये जो कुबड़ होता है ऊँट का, उसमें भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। फिर आ गया फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये फाइबर के तौर पर, फाइब्रस यानी फाइबर, फाइबर के तौर पे प्रेजेंट होता है। ये कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। टेंडन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंडन होता है ये बोन और मसल्स को जोड़ता है, लेकिन लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो जोड़ता है बोन से बोन को। तो टेंडन जोड़ता है बोन से मसल को, लिगामेंट जोड़ता है बोन से बोन को। ठीक है, स्प्रेन या मोच आना, मोच किसकी वजह से आता है? मोच लिगामेंट में खिंचाव की वजह से आता है। ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह के होते हैं, एक हो गया बोन और एक हो गया कार्टिलेजेस। बोन 206 होती हैं, यानी हड्डियां शरीर में 206 होती हैं। कार्टिलेजेस मुख्यतः 4 जगह पर पाया जाता है, एक हो कान में, दूसरा नाक में, तीसरा ट्रेकिया में, चौथा टिप ऑफ बोन में। ठीक है, फिर आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ब्लड में, एक ब्लड ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करते हैं मुख्यतः बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी, कोशिका बायोलॉजी में आ गए हम। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और इसे सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने इस वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, स्ट्रासबर्गर, बर्गर देखो सेल साइज क्या होता है, वैसे फ़ोटो देखेंगे तो उस तरह से आप याद रख सकते हो कि बर्गर एक सेल होते की टाइप में होता है। तो इसका वो जो सबसे पहले ये वर्ड यूज़ में लिया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया था। साइटोलॉजी के फादर या जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने कॉर्क के अंदर से सेल को ढूंढा था। ठीक है, मृत कॉर्क से। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है पापिन चार्लो को। भाई सही नाम तो पानी चला हो, ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, इंडिया में फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? अरुण कुमार शर्मा को। सेंट्रल सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैदराबाद में ही है। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट कौन है? एलेक्स जोफ्रे। और फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट इन इंडिया कौन है? लालजी सिंह। ठीक है, सेल, सेल का मतलब क्या हो गया? छोटा सा कमरा। कोशिका को ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने, सॉरी, कोशिका को ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के अंदर से, कॉर्क यानी कि जो छाल होती है उसके अंदर से, और इसे लिविंग्स की फंडामेंटल यूनिट भी बताया था। सेल इज डिस्कवर्ड बाय वॉल कॉल्ड सेल्स। कोशिका को दीवार, जो सेल है उसको कवर करता है वॉल, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दीज हैव सेल्फ प्रोड्यूसिंग पावर, इनमें स्वतः जनन की क्षमता होती है।